नमस्कार दोस्तों, भारत इन्वेस्ट हब में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड के टाइप्स के बारे में। इसमें भी जो इक्विटी म्यूचुअल फंड है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि इक्विटी म्यूचुअल फंड के कौन से टाइप्स होते हैं। अगर म्यूचुअल फंड में देखने जाए तो इक्विटी, डेट, हाइब्रिड, लिक्विड और भी कई तरह के फंड होते हैं। और उसमें भी अगर देखने जाए तो इक्विटी में कई सारे टाइप होते हैं। जो इक्विटी म्यूचुअल फंड होता है उसमें जो हमारे पैसे होते हैं वो शेयर मार्केट में लगते हैं। यानी कि यहाँ पे हम डायरेक्ट स्टॉक्स नहीं खरीदते, पर हम इनडायरेक्टली यहाँ पे हम स्टॉक्स ही खरीदते हैं। हम जो हमारे पैसे होते हैं वो एक म्यूचुअल फंड कंपनी को देते हैं, और म्यूचुअल फंड कंपनी अगर इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करती है, यानी कि वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करती है, तो हमारा पैसा इनडायरेक्टली स्टॉक मार्केट में ही लगता है। अब हम देखते हैं कि इक्विटी म्यूचुअल फंड में कौन से टाइप्स हो सकते हैं। और यहाँ पे मैंने एक ब्रोकर का टर्मिनल खोला है, और उसके अंदर हम देखते हैं कि किस रीत से कौन से टाइप की यहाँ पे कैटेगरी होती है म्यूचुअल फंड के अंदर। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि म्यूचुअल फंड की कौन सी कैटेगरी है। कॉन्ट्रा फंड, डिविडेंड यील्ड फंड, फ्लेक्सी कैप फंड, फोकस फंड, इंडेक्स फंड, इंटरनेशनल फंड, लार्ज एंड मिड कैप फंड, लार्ज कैप फंड, मिड कैप फंड, मल्टी कैप फंड, स्मॉल कैप फंड और वैल्यू फंड। और यहाँ पे हम कैटेगरी एक में भी देख सकते हैं कि यहाँ पे ओपन एंडेड, सेक्टरियल, थीमेटिक और ईएलएसएस फंड। अभी इतने सारे फंड कौन से टाइप के होते हैं, इसमें क्या डिफरेंस है, उसके बारे में हम जानेंगे। अभी इक्विटी तो हमने समझ लिया। जो इक्विटी होते हैं वहाँ पे हमारा पैसा लगता है स्टॉक्स में, और जो डेट होता है वहाँ पे हमारा पैसा लगता है बॉन्ड्स में और गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ के अंदर। हाइब्रिड के अंदर ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, जहाँ पे कुछ पैसे हमारे स्टॉक मार्केट में लगते हैं और कुछ पैसे हमारे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में लगते हैं। लिक्विड फंड कुछ ऐसे फंड्स होते हैं जहाँ पे हमारा पैसा कुछ बहुत शॉर्ट टर्म के लिए लगता है, जैसे कि एक दिन से लेके एक हफ्ते, एक महीने, 2 महीने, 3 महीने तक के लिए यहाँ पे हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड भी होते हैं जो एक दिन के लिए भी होते हैं। और अब बात करें कैटेगरी में, ओपन एंड यानी सारे ये नॉर्मल फंड, और उसके अंदर भी देखें यहाँ पे तो दूसरा सेक्टोरियल फंड। सेक्टोरियल यानी कि क्या हुआ, यानी पर्टिकुलर किसी सेक्टर के अंदर या किसी थीम के बेस के वहाँ पे वो इन्वेस्ट करेंगे, ऐसा, और थीम के बेस पे इन्वेस्ट करेंगे। और तीसरा है यहाँ पे ईएलएसएस। ईएलएसएस यानी वो टैक्स के लिए होता है। अगर आपको टैक्स बचाना है, जैसे 1.5 लाख का रिडक्शन मिलता है, तो वहाँ पे आप ईएलएसएस में इन्वेस्ट करके आप दिखा के आप वहाँ पे टैक्स रिडक्शन ले सकते हैं। अब अगर हम सब कैटेगरी बात करें, जो मेन कैटेगरी है, जो म्यूचुअल फंड आप बाय करते वक्त आपसे पूछा जाता होगा या फिर आपने देखा होगा कई बार कि आप किस में इन्वेस्ट करते हो, लार्ज कैप में, मिड कैप में, स्मॉल कैप में। उसके अलावा भी कई सारे टाइप्स होते हैं, वो सब के बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कॉन्ट्रा फंड। अब ये कॉन्ट्रा फंड क्या होता है? कॉन्ट्रा फंड के नाम से ही पता चलता है कि यहाँ पे जो फंड मैनेजर होता है, जो एमसी कंपनी का फंड मैनेजर, म्यूचुअल फंड के बारे में जितनी भी टर्मिनोलॉजी, उसके बारे में हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बना के रखा है पहले, तो वो आप जाके आप आई बटन पे देख सकते हैं, जिसका लिंक मैं ऊपर आई बटन पे दे दूंगा। अब हम देखते हैं कि ये कॉन्ट्रा फंड क्या है। अब इसके अंदर जो भी टर्मिनोलॉजी यूज़ करूंगा वो आप वीडियो देखोगे तो आपको सारी समझ में आ जाएगी। कॉन्ट्रा फंड यानी ऐसा होता है कि जो भी एएमसी कंपनी का फंड मैनेजर होता है, वहाँ पे जब वो कॉन्ट्रा फंड में उसको संभालना होता है, तो वहाँ पे वो जो भी ट्रेंड चल रहा है उसके अगेंस्ट में कौन सा है, वहाँ पे वो देखता है कि कहाँ पे अगेंस्ट द मार्केट अपॉर्चुनिटी है, कि कोई शेयर है कि पूरा सब कुछ तो बढ़ रहा है पर वो कोई शेयर है जो बहुत ही नीचे वैल्यूएशन पे मिल रहा है, तो वहाँ पे वो कॉन्ट्रा जाएंगे। ऐसा नहीं कि सब स्टॉक बढ़ रहे हैं वही स्टॉक बाय करेंगे, जो स्टॉक नीचे गिरा हुआ है उसको भी वो बाय करेंगे अगर उसको वहाँ पे अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखी तो। अब दूसरा हम देख सकते हैं डिविडेंड यील्ड फंड। अगर कॉन्ट्रा फंड में हम देखें कौन सी स्कीम है, तो वो भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे कि देखो, ये एसबीआई कॉन्ट्रा फंड, कोटक इंडिया इक्यू कॉन्ट्रा फंड, इन्वेस्को इंडिया कॉन्ट्रा फंड, इसके अलावा भी कई फंड्स हो गए। पर यहाँ पे हमें अभी ये 3 फंड दिख रहे हैं, जिसका हम एयूएम देख सकते हैं, कुछ अच्छा खासा एयूएम है। यहाँ पे कुछ 16,600 करोड़ का, यहाँ पे 1,800 करोड़ का, और यहाँ पे 11,000 करोड़ का यहाँ पे हमें एयूएम देखने मिल रहा है। और यहाँ का रिटर्न भी हम देख सकते हैं। ये रिटर्न होता है वो चेंज होते रहता है, तो आप कोई भी इसको रिकमेंडेशन मत मानना। ये सब खाली सिर्फ मैं एजुकेशनल पर्पज़ के लिए आपको सिखा रहा हूँ, तो ये सब एजुकेशनल पर्पज़ से रिलेटेड ही आप देखना। कोई भी स्कीम में यहाँ पे मैं आपको रिकमेंडेशन नहीं कर रहा। यहाँ पे जो भी स्कीम आ रही है वो मैं बाय डिफ़ॉल्ट आपको दिखा रहा हूँ, और क्योंकि मेरे को यहाँ पे आपको सब कैटेगरी सिखानी है। अब मैं यहाँ पे एसबीआई कॉन्ट्रा रेगुलर फंड में 1-2 फंड खोल के मैं यहाँ पे इसके अंदर क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं एसबीआई कॉन्ट्रा फंड, इसका एयूएम हम जैसे का 16,000 करोड़ का, ये 1999 में फॉर्म हुई थी, जहाँ पे लिखी हुई इंसेप्शन डेट। अब इसके बाद यहाँ पे एग्जिट लॉट होता है 1% ऑन बिफोर, यानी 1 साल से अगर पहले निकालते हो तो आपको 1% का एग्जिट लॉट मिलेगा, और अगर आप 1 साल के बाद निकालते हो तो आपको कोई भी एग्जिट लॉट नहीं होगा। यहाँ पे फंड मैनेजर का नाम लिखा हुआ है, यहाँ पे मिनिमम इन्वेस्टमेंट लिखी हुई है। अब यहाँ पे देखें
तो यहाँ पे फंड की यहाँ पे परफॉर्मेंस दी गई है। अगर हम 1 मंथ की देखें तो 1.4% है, 3 मंथ की 7.3%, 1 ईयर की 26%, 3 ईयर की 34%, 5 ईयर की 22.4%। अब जरूरी नहीं कि यहाँ पे ये अच्छा रिटर्न है तो फिर लॉन्ग टर्म में वो अच्छे रिटर्न हो, क्या पता कल कल उठ के स्कीम का रिटर्न खराब भी हो जाए और शायद ये इतना ही अच्छा रहे या फिर इससे भी अच्छा हो सकता है। तो ये इसके लिए इसको कोई रिकमेंडेशन मत मानना, ये हम बाय डिफ़ॉल्ट देख रहे हैं जो भी हमारे पास सामने डेटा है इस वेबसाइट के ऊपर। यहाँ पे देख सकते हो इन्होंने आईसीआईसीआई बैंक में इन्वेस्ट करके रखा है, कॉग्निजेंट टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन कॉरपोरेशन में इन्वेस्ट करके रखा है, गेल में, एचडीएफसी में, पंजाब नेशनल बैंक में, ऑयल एंड नेचुरल गैस में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, डिलीवरी में, एक्सिस बैंक में, टोरेंट पावर में, ये सब में इन्होंने इन्वेस्ट करके रखा है। अगर टॉप सेक्टर की बात करें तो यहाँ पे मिसलेनियस, यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर बैंक है, फार्मास्यूटिकल ड्रग्स है, फिर बाद में पावर जनरेशन है, जी सैक है, सीमेंट एंड कंस्ट्रक्शन है। और इसका मार्केट कैप अलोकेशन देखें तो यहाँ पे मेजर जो पैसा लगा है 47% लार्ज कैप में लगा हुआ है और स्मॉल कैप में 19% है और मिड कैप में 33.7% है। ये कॉन्ट्रा फंड है, यानी ये मार्केट के अगेंस्ट, यहाँ पे कुछ भी फिक्स नहीं है कि लार्ज कैप में इतना पैसा लगाना, मिड कैप में इतना ही पैसा लगाना या स्मॉल कैप में कुछ फिक्स अमाउंट ही लगाना, यहाँ पे कोई भी ऐसा फिक्स नहीं है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, हमने बेसिक डिटेल देखी, ये हर स्कीम के लिए नहीं देखेंगे, सिर्फ ये स्कीम के लिए देख ली। अब हम दूसरी कैटेगरी पे जाते हैं। दूसरी कैटेगरी यहाँ पे डिविडेंड यील्ड फंड है। अब डिविडेंड यील्ड फंड यानी क्या होता है, यहाँ पे आपको एक तो होता है कि ग्रोथ, जहाँ पे आपको पैसा है वो री इन्वेस्ट होते जाता है। पर अगर आपको लगता है कि आपको एक रेगुलर इनकम भी चाहिए तो फिर कई लोग डिविडेंड यील्ड वाले म्यूचुअल फंड पसंद करते हैं। इसमें ऐसा होता है कि यहाँ पे पर्टिकुलर जो भी एएमसी कंपनी, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं ये कई सारी कंपनियाँ हैं, अब इसमें से ये जो भी कंपनियाँ कुछ भी प्रॉफिट होती है तो वो एक डिविडेंड के रूप में दे देती है। जैसे कि स्टॉक्स के अंदर डिविडेंड होता है, जैसे कि मानो आपके पास 1000 यूनिट है और अगर ये स्कीम है या कोई भी स्कीम है, एचडीएफसी, आईसीआईसी, आपने कोई भी ली, आदित्य बिरला, अगर वो 2 रुपये का डिविडेंड देती है तो आपके पास 1000 यूनिट है तो फिर आपके पास 2000 रुपये का डिविडेंड आ जाएगा। वैसे ये डिविडेंड यील्ड वाले फंड काम करते हैं। इसके अंदर ये पैसा री इन्वेस्ट करने की जगह कुछ पैसा ये अपने इन्वेस्टर को दे देती है ताकि उनके पास भी एक रेगुलर इनकम आती रहे। अब इसके बाद देखते हैं फ्लेक्सी कैप फंड। फ्लेक्सी कैप फंड एक ऐसा फंड है जो बहुत बाद में बना था। पहले मल्टी कैप फंड चल रहा था, उसके अंदर ऐसा होता था कि 25% लार्ज कैप, 25% मिड कैप और 25% स्मॉल कैप पैसे डालने पड़ते थे। पहले हम मल्टी कैप ही देख लेते। अगर मल्टी कैप में देखें तो यहाँ पे कंपलसरी जो भी फंड मैनेजर होता है उनको 25% लार्ज कैप, 25% मिड कैप और 25% स्मॉल कैप में पैसा डालना पड़ता है। यहाँ पे फंड मैनेजर को बहुत ही रेस्ट्रिक्शन के साथ काम करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे उसको 25% लार्ज कैप, 25% मिड कैप और 25% स्मॉल कैप में अपने फंड को अलोकेट करके रखना पड़ता है। जैसे हम 2-3 स्कीम्स के एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे किस रीत से यहाँ पे सेक्टर का यहाँ पे किस रीत से यहाँ पे अलोकेशन है, मार्केट अलोकेशन। अब यहाँ पे आप देख सकते हो 27% स्मॉल कैप में है, 27% मिड कैप में और 45% लार्ज कैप में। यानी 25% और 25% तो कंपलसरी है कि 25% लार्ज कैप में जाए, 25% मिड कैप में जाए और 25% स्मॉल कैप में जाए। इसके अलावा या अगर ये इसमें कुछ भी ऊपर नीचे होता है तो उनको वापस रीबैलेंस करना होता है। अगर उनको ऐसा भी लगे कि मिड कैप बहुत ओवर वैल्यूड है तो भी वो ऐसा नहीं कर सकते कि मिड कैप का यहाँ पे अलोकेशन कम कर सके। यहाँ पे इनके पास रेस्ट्रिक्शन होता है कि 25% तीनों के अंदर इन्वेस्ट करना ही पड़ता है। ये रेस्ट्रिक्शन इसके लिए लाया गया है क्योंकि कई मल्टी कैप फंड के मैनेजर ऐसा करते थे कि हाई रिटर्न के लिए वो स्मॉल कैप या मिड कैप में थोड़ा ज़्यादा इन्वेस्ट कर देते, जिससे थोड़ा रिस्क बढ़ सकता था। इसके लिए यहाँ पे मल्टी कैप के अंदर फिक्स कर दिया गया कि 25% का यहाँ पे अलोकेशन रखना ही पड़ता। और भी एक हम स्कीम के बारे में देख लेते, जैसे निप्पॉन की यहाँ पे स्कीम है। यहाँ पे हम देख लेते हैं कि किस रीत से अलोकेशन है। यहाँ पे भी हम देख सकते हैं 30%, 26 और 43%, यानी 25% सब में है। और ये कोटक मल्टी कैप फंड, कोटक मल्टी कैप में भी देख सकते हैं 28, 26 और 45%, यानी यहाँ पे भी 25% का एलोकेशन यहाँ पे हमें देखने मिल रहा है। अब अगर हम बात करें इसका सॉल्यूशन लाने के लिए, एक फ्लेक्सी कैप कैटेगरी लाई गई। अब फ्लेक्सी कैप कैटेगरी क्या है? जैसे कि मल्टी कैप कैटेगरी में 25% फिक्स होता है कि लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में डाला जाएगा।
पर फ्लेक्सी कैप फंड में फंड मैनेजर को फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि वो कहाँ पे भी कितना भी इन्वेस्ट कर सकता है। यहाँ पे कंपलसरी नहीं कि ये 25%, 25%, 25% हो, जैसे कि ये स्कीम देख सकते हैं यहाँ पे 21%, यहाँ पे 25%, यहाँ पे 53% है, यानी वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हैं। जनरली 25, 25, 25 होता है, पर अगर देखने जाए तो यहाँ पे इतना उनको कंपलसरी नहीं होता कि उनको 25, 25, 25% डालना ही पड़ेगा। यहाँ पे इनके पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि वो अपने हिसाब से फंड को अलोकेट कर सकते हैं। जैसे ये एक फंड देखेंगे तो यहाँ पे 10% ही स्मॉल कैप, 8.9% मिड कैप और 80% तक यहाँ पे लार्ज कैप में इन्वेस्ट किया गया है। अब दूसरा हम देखते हैं बैंक ऑफ इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड। यहाँ पे भी हम देख लेते हैं कि यहाँ पे किस रिस्क से लगा, और यहाँ पे अगर देखें तो 45% लार्ज कैप में, 26% मिड कैप में, 28% स्मॉल कैप में। यहाँ पे देखने जाए तो 25% के रेशियो में लगाया हुआ है, पर इनके लिए कंपलसरी नहीं होता। जैसे कि हमने बाकी की 2 स्कीमें देखी, उसके अंदर कंपलसरी नहीं लगा हुआ था 25%, किसी के अंदर 10% भी लगा हुआ था, किसी के अंदर 80% भी लगा हुआ था, और किसी के अंदर 30% भी लगा हुआ था। तो फिर ये डिपेंड करता है फ्लेक्सी कैप फंड के मैनेजर के ऊपर। अब इसके बाद हम देखते हैं फोकस्ड फंड। फोकस्ड फंड से नाम से ही पता चलता है कि यहाँ पे पर्टिकुलरली फोकस किया जाता है कुछ पर्टिकुलर स्टॉक्स पे और कुछ पर्टिकुलर सेक्टर्स पे। यहाँ पे जो पैसा होता है वो बहुत ही नैरो स्टॉक्स और बहुत ही कम स्टॉक्स और बहुत ही कम सेक्टर्स में पैसा लगाया जाता है। अब इसके बाद देखते हैं इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड की बात करें तो नाम से पता चलता है यहाँ पे जो हमारा पैसा होता है वो इंडेक्स में लगता है। जैसे कि यहाँ पे अलग अलग तरह के इंडेक्स होते हैं, जैसे निफ्टी स्मॉल कैप 50, यहाँ पे स्मॉल कैप 50, यहाँ पे BSE एनहेंस वैल्यू फंड, यहाँ पे मिड कैप 50, स्मॉल कैप 250, मोतीलाल ओसवाल निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स। तो इस रीत से सब अलग अलग इंडेक्स में आपका पैसा लगा सकते हैं। अगर आपको कोई इंडेक्स पसंद है और यहाँ पे अवेलेबल है तो फिर आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, अगर आपको उसमें ग्रोथ दिख रही हो। यहाँ पे देख सकते हैं निफ्टी 50 के भी यहाँ पे है, सेंसेक्स के भी होगी, हर किसी के इंडेक्स की यहाँ पे स्कीम होगी। अब हम दूसरा देखते हैं इंटरनेशनल फंड। अब इंटरनेशनल फंड की बात करें तो ये रहे कुछ इंटरनेशनल फंड। यहाँ पे आपका जो पैसा होगा वो आउटसाइड ऑफ द इंडिया लगा हुआ होगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं ICICI प्रूडेंशियल नेस्डेक 100 इंडेक्स फंड। अब यहाँ पे हम बात करें तो 852 करोड़ का यहाँ पे AUM है, और यहाँ पे हम देख सकते हैं एप्पल में, माइक्रोसॉफ्ट में, अमेजोन में, टेस्ला में, एनवीडिया में। अगर आपको फॉरेन मार्केट का एक्सपोजर चाहिए तो आप इंटरनेशनल फंड में भी डाल सकते हो पैसे। अब यहाँ पे देखते हैं लार्ज एंड मिड कैप फंड। लार्ज एंड मिड कैप और नाम से ही पता चलता है कि यहाँ पे जो पैसे लगे होंगे वो लार्ज कैप और मिड कैप में लगे हुए होंगे। अब आप बोलोगे लार्ज कैप और मिड कैप यानी कौन सी कंपनी हुई? अगर इंडिया में देखने जाए तो मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से फर्स्ट से लेके 100 नंबर की कंपनी तक वो कंपनी को लार्ज कैप गिना जाता है, और 101 से लेके 250 की कंपनी तक उसको मिड कैप कंसीडर किया जाता है। यानी 1 से लेके 250 कंपनी यानी टॉप 250 कंपनी में यहाँ पे आपका पैसा लगेगा, क्योंकि ये लार्ज एंड मिड कैप फंड है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कई सारी स्कीम्स है यहाँ पे अवेलेबल जहाँ पे लार्ज और मिड कैप में पैसा लगेगा। यहाँ पे आपका पैसा सिर्फ स्मॉल कैप में नहीं लगता। इसके बाद देखेंगे लार्ज कैप फंड, जैसे नाम से ही पता चलता है कि यहाँ पे इंडिया की टॉप 100 कंपनी में इन्वेस्ट किया जाएगा। इसके बाद देख सकते हैं मिड कैप में जैसे मैंने अभी बोला कि 101 से लेके 250 तक कंपनी जो भी है मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेस पे उसके अंदर यहाँ पे इन्वेस्ट किया जाता है। और इसके बाद देखें तो एक मल्टी कैप फंड जिसके बारे में बात कर चुके हैं, और एक स्मॉल कैप फंड। स्मॉल कैप यानी 250 के बाद की जो कंपनी है उसको हम स्मॉल कैप फंड बोलेंगे। यहाँ पे जो भी छोटी कंपनी होते हैं वहाँ पे इन्वेस्ट होता है, और तो यहाँ पे थोड़ा रिस्क भी बढ़ जाता है। लार्ज कैप कंपनियाँ देखें तो वहाँ पे रिस्क थोड़ा कम होता है क्योंकि वो इंडिया की टॉप 100 कंपनी है। रिस्क तो हर जगह होता है, लार्ज कैप में स्मॉल कैप के कंपेरेटिवली थोड़ा कम रिस्क होता है। स्मॉल कैप में भी हाई रिटर्न बन सकता है पर थोड़ा सा हाई रिस्क होता है, और लार्ज कैप में थोड़ा कम रिटर्न बनता है पर वहाँ पे रिस्क भी थोड़ा कम होता है। अब अगर हम बात करें वैल्यू फंड की, वैल्यू फंड में फंड मैनेजर देखेगा कि वहाँ पे इसको किस स्टॉक्स में वैल्यू दिख रही है, वो वैल्यू के बेस पे इन्वेस्ट करेगा। यहाँ पे कोई भी फिक्स नहीं है कि यहाँ पे लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप या इंटरनेशनल फंड में इन्वेस्ट करना। अब यहाँ पे सिर्फ वो देखेंगे कि अगर उनको कहीं पे अच्छे से दिख रहा है कि कोई शेयर में कोई अच्छी वैल्यू है तो फिर वो वहाँ पे वो स्टॉक्स को पिक करेंगे। स्कीम्स होती है तो आप अपने एंड से रिसर्च करिएगा, आप देखिए कि आपको कौन से स्कीम में जाना है, आपको कौन सी स्कीम अच्छी लग रही है। आपके पास अगर ऑलरेडी हो तो आप कैसे, अगर कोई स्कीम में आप चेंज करना चाहते हो तो भी आप देख सकते हो। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने मिला हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और आपको वीडियो कैसा लगा वो भी आप ज़रूर बताइएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू।